कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। अंकल कीर्ति को खड़ा देखकर बोले, तुम क्यों अजनबियों की तरह खड़ी हो बेटी, तुम्हारा ही घर है, आराम से बैठो। कीर्ति भी दूसरे सोफे पर बैठ गई और वो अंकल को मेरी तबीयत के बारे में बताने लगी। कुछ देर बाद नितिका और रिया भी आ गई, उनके साथ शिल्पा भी थी। अंकल ने उन्हें भी बैठने को कहा। तभी मेहुल जूस लेकर आ गया। उसकी नजर उन तीनों पर पड़ी तो वो फिर से चौंके बिना ना रह सका। तब तक आंटी खाना लेकर आ गई और मेरे पास बैठकर मुझे अपने हाथों से खिलाने लगी। ये देखकर मेहुल बोला, आपने ही इसे बिगाड़ा है मम्मी। एक तो ये ऐसी हालत में इधर तक आया, ऊपर से आप इसे गुस्सा करने की जगह अपने हाथों से खिलाकर इसकी मनमानी को बढ़ावा दे रही हो। इसे तो भूखा रखना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना करे। आंटी बोली, तू तो बिल्कुल चुप रहा, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ, अभी जाकर गिलास में जूस लेकर आ। ये देखकर शिल्पा को छोड़ बाकी सब हंसने लगे और मेहुल गिलास में जूस निकालने लगा। कीर्ति ने मेरी तरफ देखकर इशारा किया और मैं अंकल से बोला, अंकल आपकी ट्रेन कितने बजे की है? अंकल बोले, 6 बजे की। ये सुनकर नितिका बोली, आप कहीं जा रहे हैं अंकल? अंकल बोले, हाँ बेटी, मेरे एक दोस्त के रिश्तेदार की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें ही लेकर मुंबई जा रहा हूँ। मुंबई का नाम सुनते ही रिया बोल उठी, अंकल जी हम लोग भी मुंबई में ही रहते हैं, आप कितने दिन वहाँ रुकेंगे? अंकल बोले, बेटी अभी तो सिर्फ दिखाने जा रहे हैं, अगर डॉक्टर ने रुकने को कहा तो हो सकता है कि 10 से 15 दिन या कुछ ज्यादा भी रुकना पड़ जाए। रिया बोली, अंकल जी आप मेरा एड्रेस और मोबाइल नंबर लिख लीजिए और अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए। मैं भी 2 दिन बाद घर वापस जा रही हूँ, अगर उस समय आप वहाँ रहे तो हो सकता है कि मैं आपके कुछ काम आ सकूं। फिर रिया ने अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर अंकल को दिया और अंकल का मोबाइल नंबर खुद नोट किया। ये सब होते देखकर अंकल समझ गए थे कि मैं वहाँ इस हालत में भी किस लिए आया था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आंटी से बोले, रिचा अब उसे और कितना खिलाओगी? तुम उसे खिलाती जाओगी तो वो भी बिना मना किए खाए जाएगा। अब उस बेचारे पर रहम भी करो और कुछ जगह जूस के लिए भी रहने दो। ये सुनकर आंटी ने मुझे खाना खिलाना बंद किया और जूस पिलाकर वापस जाकर अंकल के जाने की तैयारी करने लगी। अंकल भी अपने रूम में चले गए। उनके जाने के बाद रिया मेरे पास आकर बैठ गई और फिर हम लोगों की आपस में बात चलती रही। अंकल के जाने की सारी तैयारी होने के बाद अंकल आंटी भी हमारे पास आकर बैठ गए। करीब 5 बजे रॉय अंकल आ गए और फिर अंकल मेहुल और रॉय अंकल स्टेशन के लिए निकल गए और कुछ देर आंटी से बात करने के बाद हम सब भी अपने अपने घर आ गए। मेरे घर लौटने पर निमी ने उनके आने से पहले ही चले जाने की नाराजगी जताई और फिर मैं अपने कमरे में आ गया। आज पापा आ गए थे इसलिए सब ने पापा के साथ ही खाना खाया। खाने के बाद अम्मी, निमी और कीर्ति सोने के लिए ऊपर आ गए। ऊपर आकर तीनों काफी देर तक मेरे पास ही बैठी बात करती रही। फिर 11 बजे अम्मी, निमी अपने कमरे में और कीर्ति अपने कमरे में चली गई। मैंने सोचा कि अम्मी, निमी आज ऊपर सो रही है इसलिए कीर्ति उनके साथ ही सोएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद कीर्ति अपना नाइट सूट पहनकर वापस मेरे कमरे में आ गई। उसने आकर पहले मेरे घुटने की सिकाई की और फिर मेरे पास ही लेट गई, मगर आज वो कुछ खोई खोई सी लग रही थी। मैं बोला, क्या बात है, आज तू जब से नीचे से आई है बहुत चुप चुप सी है। कीर्ति बोली, कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही। मैं बोला, जिस बात ने तुझे यूं खामोश कर दिया है वो कोई ऐसी वैसी बात तो हो ही नहीं सकती, सच सच बता क्या बात है। कीर्ति बोली, मुझे यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया है, मगर मैंने इस 1 हफ्ते में कभी भी तुझे और मौसा जी को ना तो बात करते देखा है और ना ही एक दूसरे का सामना करते देखा है। यहाँ तक कि मैंने दोनों में से किसी को भी एक दूसरे से के बारे में बात तक करते नहीं देखा है। दोनों एक दूसरे से कटे कटे ही रहते हैं। मैंने आज ये बात मौसी से भी पूछी तो वो भी टाल गई। बस यही एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है।
ये कहकर वो मेरी तरफ देखने लगी और मैं किसी सोच में गुम हो गया। मेरा चेहरा कठोर हो गया और मेरे चेहरे की रंगत बदलने लगी, जिसे देखकर कीर्ति को लगा कि शायद उसने कोई गलत बात पूछ ली है, जिस वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे यूं किसी गहरी सोच में डूबा देखकर कीर्ति मुझे बहलाने लगी। कीर्ति बोली, जाने देना, यदि बताने लायक बात नहीं है तो मत बता, मैं जानकार भी क्या करूँगी। मैं तो पागल हूँ, तू मेरे साथ पागल मत बन। अपने दिमाग को ये टेंशन देना बंद कर और इस बात को भूल जा। मैं बोला, तेरे सिवा इस बात को किसी और ने पूछा होता तो मैं कभी नहीं बताता, क्योंकि मैं इस बात को अपने दिल की गहराई में कब का दफन कर चुका था, मगर ये बात तूने पूछी है इसलिए बता रहा हूँ। ये बात मैं तुझसे किस तरह कहूँ ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ये बात मेरे मुंह से सुनने में तुझे शायद बहुत बुरा लगे, पर अब तू मेरे बारे में सब अच्छी बुरी बात जानती है, तो तुझे ये बात भी जानने का पूरा हक है, इसलिए मैं तुझे ये बात बता रहा हूँ। लेकिन तू ये बात सिर्फ अपने तक ही रखना। ये बात आज से करीब 2 साल पहले की है, तब मैं 8वीं में पढ़ता था। सेक्स के बारे में मुझे भी उसी तरह जानकारी होने लगी जैसे बाकी लोगों को उम्र के साथ हो जाती है। मेरे और पापा के रिश्ते तो मेरी माँ के मरने के बाद से ही धीरे धीरे खराब होते चले गए थे। छोटी माँ के आने से मुझे शुरू में थोड़ा बुरा जरूर लगा था, मगर फिर कुछ समय बाद हम दोनों के बीच के सारे मतभेद खत्म हो चुके थे और मैं उनके साथ बहुत खुश था। अम्मी निमी के आने से मेरी खुशी और भी बढ़ गई थी, तो वही तेरे जैसा दोस्त भी मिल गया था। मैं छोटी माँ को अब अपनी माँ की तरह ही प्यार करता था, इसलिए यदि पापा उन्हें कुछ भी कहते तो मुझे बुरा लगता था। मैं उन्हें उल्टा सीधा बकने लगता, मगर फिर भी हम बाप बेटे का रिश्ता बना रहा। लेकिन 2 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिससे हम बाप बेटे के रिश्ते में दूरियां और भी ज्यादा बढ़ गई। हुआ ये कि मुझे अचानक कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। छोटी माँ अपनी किसी सहेली से मिलने गई थी और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं पापा के ऑफिस पहुँच गया। मगर जब मैं पहुंचा तो छोटी माँ भी अपनी सहेली से मिलने के बाद किसी काम से ऑफिस पहुंची थी। वो मुझे ऑफिस के बाहर ही मिल गई। मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने कहा अभी उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। मैं अंदर चलूं, वो पापा से मुझे पैसे दिला देंगी। हम दोनों पापा के ऑफिस में आ गए, लेकिन पापा अपने केबिन में नहीं थे। हम लोग पापा के उस रूम की तरफ बढ़ गए जो पापा ने अपने रेस्ट के लिए बनाया हुआ था। उसमें पापा की बिना अनुमति के कोई भी नहीं जाता था। एक तरह से वो पापा का ऑफिस कम बेडरूम था, जो पापा ने सिर्फ अपने आराम के लिए बनवाया था और उसमें सभी तरह की सुविधाएं थी। हम लोग अभी उस रूम के दरवाजे पर पहुँचे ही थे कि एक लड़की के रोने की आवाज आई। छोटी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर जाने से रोक दिया। हम दोनों कमरे के बाहर दरवाजे पर ही खड़े होकर पापा और उस लड़की की बात सुनने लगे। पापा अपने टेबल से टिक कर खड़े थे और लड़की उनके सामने एक चेयर पर बैठी थी। वो पापा का व्यक्तिगत कमरा था, इसलिए वहाँ उनकी इजाजत के बिना किसी के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। लड़की बोली, सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। पापा बोले, अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हारे साथ ये सब कब का कर चुका होता, और मैं कौन सा तुम्हें गर्भवती कर रहा हूँ। तुम्हें जॉब की जरूरत है और मुझे तुम जैसी कमसिन कली की। यदि मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा कर रहा हूँ तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम मेरी जरूरत को पूरा करो। लड़की बोली, सर मैं बहुत शरीफ लड़की हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। पापा बोले, सोच लो तुम्हें जॉब चाहिए या नहीं। मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है, पर तुम्हें शायद ऐसा जॉब कहीं और ना मिले। लड़की बोली, सर मैं बदनाम हो जाऊंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप तो शादीशुदा है और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, कुछ तो मेरे ऊपर रहम कीजिए। पापा बोले, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, पर मुझे तुम जैसी कमसिन कली की आदत है। यदि तुम शादीशुदा होती तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि मैं वो भंवरा हूँ जो सिर्फ कलियों का रस चूसता है, फूलों का नहीं। मैं इतने साल से ये सब करते आया हूँ, क्या तुमने किसी के मुंह से ये बात सुनी है
नहीं ना, तो फिर अपनी बदनामी का डर निकल दो। ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहेगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी। तुम चाहो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, या फिर कल से जॉब पर मत आओ। मैं तुमसे किसी भी बात के लिए जबरदस्ती नहीं करूँगा, जो भी करूँगा तुम्हारी मर्जी से करूँगा। ये बोलकर पापा उस लड़की के जवाब का इंतजार करने लगे और छोटी माँ इन सब बातों को सुनने में ऐसा खो गई कि वो ये भी भूल गई कि मैं भी उनके साथ ही हूँ। उनके लिए पापा का ये रूप बिल्कुल ही नया था। उस लड़की की उम्र कोई 19 से 20 के आसपास रही होगी। वो ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट और व्हाइट शर्ट पहने थी और देखने में बहुत ही सुंदर थी। लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया तो पापा बोले, तुम कुछ जवाब तो दो या फिर तुम्हारी खामोशी को मैं तुम्हारी हाँ समझूं। लड़की चुप थी। पापा ने उसकी खामोशी को उसकी हाँ मान लिया और लड़की ने कोई विरोध नहीं किया। उनका यह तमाशा मूक दर्शक की तरह देखने वाले हम लोगों के चेहरे पर तनाव छा गया था। छोटी माँ के तो होश ही गुम थे। उन्हें पापा से इस तरह की हरकत की कभी कोई अपेक्षा नहीं थी, इसलिए जब उनने अचानक पापा को ये ऐसे देखा तो वो अपनी सुध बुध खो बैठी थी। उन्हें ये तक ध्यान नहीं था कि ये सब देखने वाली वो अकेली नहीं बल्कि मैं भी उनके साथ हूँ। उन्हें जैसे ही अपनी और मेरी उपस्थिति का एहसास हुआ, उन्होंने बिना देर किए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर वापस बाहर ले आई, मगर वो अपने आप को रोने से ना रोक पाई। जब से मैंने होश संभाला था तब से आज पहली बार मैं छोटी माँ को यूं फूट फूट कर रोते देख रहा था। मैं अब कोई बच्चा नहीं था, इसलिए ये सब समझ सकता था कि क्या हुआ है और इन आंसुओं का मतलब क्या है। छोटी माँ को रोते देख मेरी आंखें भी अपने आप को छलकने से ना रोक पाई। लेकिन ये आंसू ना किसी दुख के थे और ना किसी पछतावे के थे, बल्कि ये आंसू एक ऐसी नफरत के थे जो मुझे अभी अभी अपने बाप से हुई थी। मैंने गुस्से से भरा हुआ था। मैंने छोटी माँ से अपना हाथ छुड़ाया और वापस ऑफिस के अंदर जाने लगा। छोटी माँ ने मुझे आवाज लगाई, मगर मैं उनकी बात को अनसुनी कर अंदर की ओर बढ़ता चला गया। छोटी माँ भी मेरे पीछे पीछे आ रही थी और मुझे अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब मैं नहीं रुका तो उन्होंने कहा, पुन्नू रुक जा, तुझे अम्मी मिमी की कसम है, तू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। ये कहकर छोटी माँ ने मेरे बढ़ते हुए कदमों को तो रोक लिया, मगर मेरे अंदर भड़क रही गुस्से की आग को वो नहीं बुझा सकी। मैं गुस्से से चीखते हुए बोला, क्यों नहीं छोटी माँ, वो सब जो अंदर हो रहा था यदि वो सही है तो आप रोई क्यों, और यदि सही नहीं है तो आज उस आदमी को इसका जवाब सबके सामने देना होगा कि उसने ये क्यों किया। छोटी माँ बोली, देख, तुझे जो कुछ भी बोलना है उनके घर आने पर बोल लेना, यहाँ ऑफिस में बात करके उनकी इज्जत का तमाशा बनाने से वो सब कुछ वापस तो नहीं हो जाएगा। मैं बोला, कौन सी इज्जत छोटी माँ, किसी मजबूर लड़की की मजबूरी का फायदा उठाने वाले की तो बीच चौराहे पर इज्जत उछालनी चाहिए। उसने आपके विश्वास को ठेस लगाई है, मैं उस शैतान को कभी माफ नहीं कर सकता। छोटी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, देख, तुझे मेरा इतना ख्याल है तो मेरा और अपनी छोटी बहनों का ख्याल करके चुपचाप घर चल, जो भी बात करनी है हम उनके घर आने पर कर लेंगे। आखिर में मुझे छोटी माँ की बात मानकर घर आना पड़ा, लेकिन अब मेरा मन मेरे बाप से जरा भी बात करने का नहीं था। मैं मन ही मन उसे गालियाँ बक रहा था और मेरे अंदर उसके लिए कोई सम्मान की भावना अब शेष नहीं बची थी। शाम को पापा घर आए तो मैं अपने कमरे में था। घर का माहौल उन्हें बदला हुआ लगा, मगर इसका कारण उन्हें नहीं मालूम था। जब उनसे छोटी माँ ने दिन वाली बात बताई तो वो उल्टा छोटी माँ पर बरस पड़े। पापा छोटी माँ से कह रहे थे, मैं एक मर्द हूँ और घर की चार दीवारी के बाहर मैं किस किस के साथ क्या करता हूँ इसका तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं घर में किसी को लेकर आता हूँ तो तुम्हें परेशानी होना चाहिए। तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम इस घर में रहो, और यदि अच्छा नहीं लगता तो तुम जहाँ चाहे जा सकती हो, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। मगर आइंदा से मेरे किसी मामले में दखल देने की जरा भी कोशिश मत करना। ये सब सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए और मेरा सारा गुस्सा अब डर में बदल गया।
कि कहीं छोटी माँ सच में ना चली जाए। छोटी माँ रोती रही मगर फिर कुछ नहीं बोली। उस दिन ना तो मैंने खाना खाया और ना ही छोटी माँ ने खाना खाया। दूसरे दिन छोटी माँ को मैंने अपना सामान बांधते देखा तो मैं रोने लगा। वो घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरा चेहरा देखकर उन्होंने अपना घर छोड़ने का इरादा बदल दिया। शाम को पापा आए और उन्होंने छोटी माँ को घर में देखा तो उन्हें अपनी जीत महसूस हो रही थी, क्योंकि अब उनके मामले में टांग अड़ाने वाला कोई नहीं था। मैंने उनके साथ उठना बैठना, बात करना, खाना खाना सब बंद कर दिया। कुछ दिन तो उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, मगर जब कुछ दिन बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्हें मुझसे इसकी वजह पूछी। तब मैंने उन्हें उनकी उस जलील हरकत के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई। लेकिन उन्होंने मुझे भी वही जवाब दिया जो छोटी माँ को दिया था। तब मैंने उन्हें कोई जवाब तो नहीं दिया, मगर उस दिन से मेरा उनके साथ सिर्फ नाम का ही रिश्ता रह गया। हम बाप बेटे एक घर में भी रहकर अजनबी की तरह रहने लगे और फिर कुछ समय बाद मैं अम्मी निमी के साथ इधर ऊपर आकर रहने लगा। इतना कहकर मैं खामोश हो गया। कीर्ति, जो अभी तक खामोशी से मेरी बात सुन रही थी, उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मौसा जी को माफ नहीं कर सकते? मैं बोला, माफ तो उसे किया जाता है जो अपनी गलती माने। उसे क्या माफ करूं जो अपनी गलती को मानने को ही तैयार नहीं है। कीर्ति बोली, मौसी ने ये बात तो शायद मम्मी को भी नहीं बताई है। मैं बोला, हाँ, इस बात को मेरे और उनके सिवा कोई नहीं जानता। वो तो शायद इसे भूल भी गई हो, मगर पापा का उस लड़की से ये कहना आज भी मेरे कानों में गूंजता है कि यदि तू मेरी बेटी होती तो तेरे साथ मैं कब का ये सब कर चुका होता। कीर्ति बोली, ये सब बोलने की बात है, कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं बोला, वो बाप नहीं, हवस का भूखा भेड़िया है। ना जाने इस बीच में उसने और कितनी लड़कियों के साथ ये सब किया होगा, लेकिन यदि उसने कभी मेरी अम्मी निमी पर अपनी बुरी नजर डाली तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कीर्ति ने पापा के लिए मेरे अंदर इतनी नफरत और गुस्सा देखा तो वो बात को पलटने के लिए बोली, चल इस बात को यहीं खत्म कर और ये बता मेहुल को उसके पापा की बीमारी के बारे में कब और कैसे बताएगा। मैंने अपने दिमाग को शांत किया और बोला, पहले अंकल का वहाँ से फोन तो आ जाए कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, फिर उसके बाद ही मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा। थोड़ी देर हम लोगों में अंकल की तबीयत के बारे में ही बात चलती रही। फिर कीर्ति ने कहा कि उसे नींद आ रही है। वो कल की तरह मेरे सीने पर सिर रखकर और मुझे अपनी बाहों में जकड़कर आंख बंद कर लेट गई। लेकिन अपने अतीत को याद करने के बाद मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। कुछ देर बाद कीर्ति मुझे जागता देखती है तो फिर कल की तरह मेरे बालों में हाथ फेर कर मुझे सुलाने लगती है। उसके ऐसा करने से मुझे राहत महसूस होती है और कुछ देर बाद मेरी नींद लग जाती है। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।